हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। आई एम मंजीत वर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं जो 2018 का क्वेश्चन पेपर है उसकी साइंस वाले पोर्शन के ऊपर। ठीक है, मैथ वाला पोर्शन हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो ये मेरे पास ये ए कोड है, ठीक है, 2018 क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन पेपर मैंने वैसे तो प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैथ की वीडियो इससे पहले वाली वीडियो ही वही मैथ की वीडियो, मैथ का पोर्शन मैंने उसके अंदर कंप्लीट करवाया है, जिसके अंदर ये 30 क्वेश्चन है वो अच्छे से समझाए गए। ठीक है, और बाकी ये जो अपना साइंस का पोर्शन है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। 2018 का ये और ए सेट है। ठीक है, तो नीचे से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं 31 क्वेश्चन से। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन पहला दे रखा है इसके अंदर, वन ऑफ द फ्लोइंग इज ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इनमें से कौन सी इमरजेंसी ग्लैंड है? ठीक है, आपको पता है इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी होती है? किडनी के ऊपर होती है एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, जैसे ये अपनी किडनी होती है, दोनों दो किडनी होती है अपनी, तो यहाँ पर जो शेप लगी थी इसको, ये होती है यहाँ पर होती है इमरजेंसी ग्लैंड। ठीक है, इसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तो इसके अंदर एड्रेनल के अंदर दो ऑप्शन दे रखे हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला को बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी के रूप में जो हार्मोन रिलीज होते हैं ना, एड्रेनल और नॉन एड्रेनल, वो एड्रेनल मेडुला से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? एड्रेनल मेडुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा कौन सा इनमें से प्रोड्यूस होता है? ठीक है, तो मल्टीपल फ्यूजन के अंदर कौन सा प्रोड्यूस होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा होता है, मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए पोटैटो ट्यूबर इज, जो मतलब पोटैटो होता है, पोटैटो ट्यूबर होती है, उसको जो आलू बोल देते हैं। ठीक है, तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है? तो वो एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। ये मतलब बायोलॉजी के क्वेश्चन करे थे हमने, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर का था, उसके अंदर भी मैंने करवाया था। जैसे कि स्टेम के अंदर जो ये आलू होता है अपना, आलू के अंदर इस तरह के हमें आई बर्ड्स दिखाई देती है, तो ये मतलब कि मॉडिफाइड स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड लीफ। और ये मतलब 2-3 टाइम मैंने इसके करवाए थे अच्छे से। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वैसे मैक्सिमम बच्चे इसका मॉडिफाइड रूट लगा के आते हैं आंसर, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया, तो अंडरग्राउंड स्टेम या फिर मॉडिफाइड स्टेम ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम होता है पोटैटो या फिर आलू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इरिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है जो मतलब कि कॉन्ट्रासेप्शन होने के बाद उसको रिवर्स नहीं कर सकते हम, दोबारा से ठीक नहीं कर सकते। जैसे कि कॉन्ट्रासेप्शन के अलग अलग मेथड होते हैं, बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड, या फिर डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं पिल्स वगैरह से। वो मतलब कि रिवर्सिबल होते हैं, मतलब बाद में अगर हम चाहें तो प्रेगनेंसी दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इरिवर्सिबल मेथड होते हैं वो कौन से होते हैं? ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी होता है। ठीक है, इसके अंदर जो ऑपरेशन करवाते हैं ना मेल फीमेल का, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल मेथड। ठीक है, ये मैंने बताया था, वैसेक्टोमी किसके अंदर होती है? मेल के अंदर, और ट्यूबेक्टोमी किसके अंदर होती है? फीमेल के अंदर। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल के अंदर और वैसेक्टोमी मेल के अंदर। ठीक है, वहाँ से डिफरेंस को कट करते हैं वैसेक्टोमी के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट डायरेक्टली इफेक्ट ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन को कौन सा इफेक्ट नहीं करता? ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जो मतलब पेड़ पौधे होते हैं वो एयर के अंदर अपना वाटर इवेपोरेट करते रहते हैं, मतलब वाटर पानी उनके बाहर से निकलता रहता है। ठीक है, मैंने अच्छे से डिटेल में करवाया था। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा कारक इनमें से रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ठीक है, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मतलब वो ट्रांसपीरेशन वो ज़्यादा होता है। हवा के साथ भी इसका कनेक्शन होता है, मतलब तेज़ हवा आती है तो कम ज़्यादा होता रहता है, और लाइट से भी। ठीक है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट होता है, वो ट्रांसपीरेशन को इफेक्ट नहीं करता है। क्लोरोफिल का ट्रांसपीरेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना क्लोरोफिल कंटेंट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है इनमें से? ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया के अंदर। एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, प्लांट सेक्सुअल भी करते हैं, एसेक्सुअल भी करते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल्स हैं वो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो बैक्टीरिया वाला ऑप्शन है ये ज़्यादा करेक्ट बैठ रहा है तुम्हारा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म बट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। मतलब कि ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन स्पीसीज को जीवित रखने के लिए, आगे से आगे कंटिन्यू रखने के लिए हमें उसकी जरूरत होती है। तो इनमें से कौन सा वो मेथड है वो जो मतलब स्पीसीज को सर्वाइवल के लिए जरूरी है लेकिन ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी नहीं है? ठीक है, तो वह रिप्रोडक्शन मतलब कि एक ऐसी चीज, अगर कोई जीव है वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो भी वो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन अगर
मतलब उस स्पीसीज का कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो आगे उसकी स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी, आगे वो मतलब स्पीसीज खत्म हो जाएगी, उसकी आगे स्पीसीज नहीं बनेगी, ठीक है। तो स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द जीन विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन heterozygous condition is called A. The gene which can express itself only in homozygous condition is called B, ठीक है। हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस मैंने बताया था आपको। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है एक टोल या फिर एक स्मॉल, ऐसे मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। तो एक और टोल और एक स्मॉल है, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो एक्सप्रेस हो रहा है कौन सा, टोलनेस एक्सप्रेस हो रहा है इसके अंदर, स्मॉल टी है जो ये, तो इसको बोला इसने ए। और जो अपने आप को होमोजाइगस मतलब सेम कंडीशन में इसे एक्सप्रेस करेगा वो क्या होगा, इसने बोला बी, ठीक है। ये हो गया अपना स्मॉल या फिर ड्वार्फ, ठीक है, जो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर आपको शो करेगा, ठीक है। तो ए जो वो हेटेरोजाइगस में भी शो कर रहा है अपने आप को, तो वो होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। डोमिनेंट हो गया अपना ए, और ये बी वाला हो गया अपना रिसेसिव, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन दे रखा सी, ए डोमिनेंट है और बी है वो रिसेसिव है, आगे ऑप्शन में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 क्वेश्चन है। द सेक्स ऑफ ए मेल चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, मतलब कि जो मेल चाइल्ड है उसका सेक्स है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन दे रखे। द लेंथ ऑफ मदर प्रेगनेंसी, मतलब मदर की प्रेगनेंसी की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करता है। द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन ओव्यूलेशन एंड कोपुलेशन, ओव्यूलेशन और कोपुलेशन के बीच का टाइम लेंथ होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक्स क्रोमोसोम इन ओवम नहीं करता। प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम इन स्पर्म, स्पर्म के अंदर जो वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उससे ही मतलब मेल का सेक्स है वो डिटरमाइन होता है, ठीक है। ये वैसे इजी क्वेश्चन था, सभी को पता ही होता है इसका बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई। अच्छा, मेंडल सेलेक्ट डैश कैरेक्टर विद डैश प्री प्लांट वैरायटी, इसने बोला कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे और कितने प्लांट की वैरायटी ली थी, ठीक है। तो मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर लिए थे और उनके लिए 14 प्लांट की वैरायटी ली थी, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी करवा दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इस बार भी, ठीक है। वैसे मैंने इनके बारे में जो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे सारे में मैंने कवर करवा रखे हैं, ठीक है। तो इसने मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे, आपको पता होगा। लेंथ लिया था, फ्लावर कलर लिया था, जो प्लांट की आईडी ली थी, पी कलर लिया था, पी की शेप जो पोड का शेप होता है, डिफरेंट कलर के फ्लावर कलर वगैरह वगैरह 7 कैरेक्टर लिए थे इसने इस तरह से। और उनके लिए उन्होंने मतलब दो के बीच में कंपैरिजन करने के लिए 14 प्लांट की वैरायटी, अलग अलग वैरायटी ली थी इसने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following blood group are possible when both the parents have AB blood group। AB blood group को मैंने आपको अच्छे से बताया था कि इसके अंदर किस तरह से ब्लड ग्रुप बढ़ते हैं और कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और किस तरह से, मतलब अगर फादर का ए हो, बी को, मतलब जितने भी पॉसिबल रिजल्ट थे वो मैंने बताए थे आपको। इसने बोला कि जैसे पेरेंट है और ये फादर है और ये मदर है अपनी, ठीक है। दोनों का ए बी ब्लड ग्रुप है, इसका भी ए बी और इसका भी ए बी, ठीक है। तो आपको पता है इनमें से एक एक जोड़ा आना है, इसका ए आ सकता है या इसका भी ए आ सकता है, ठीक है। अगर मान के चलो इसका ए आता है, इसका ए आता है, तो ब्लड ग्रुप क्या बढ़ेगा, ए आई बढ़ेगा, ठीक है। अगर इसका बी आता है और इसका ए आता है तो ब्लड ग्रुप क्या बढ़ेगा, वापसी से ए बी बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से इसका बी आता है और इसका बी आता है तो क्या बढ़ जाएगा, बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो कौन से पॉसिबल रिजल्ट हो गए, या तो ए ब्लड ग्रुप बढ़ेगा या फिर ए बी बढ़ेगा या फिर बी ब्लड ग्रुप बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चांस हो गए, इसके 3 चांस हो गए। तो ए बी एंड ए बी, ए बी एंड ए बी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, ए बी एंड ए बी, ये रिजल्ट हो जाएंगे ब्लड ग्रुप, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन प्रोड्यूसर्स ओनली, प्रोड्यूसर इनमें से कौन से हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो मतलब कि प्रोड्यूस करते हैं अपना फूड है वो स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे माइक्रोस्कोपिक प्लांट वगैरह दे रखे हैं, तो इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा अपना सी वाला, एल्गी एंड फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। एल्गी आपको पता है जो मतलब आप देखते हो कि तालाब वगैरह के अंदर ग्रीन सी लेयर से होती है, ठीक है। तो वो एल्गी होती है। और इसी तरह से जो माइक्रोस्कोपिक ये होते हैं प्लांट होते हैं, ये भी फाइटोप्लैंक्टन, ये भी क्या करते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन फॉर अल्ट्रावायलेट रेज रिजल्ट इन, जो मतलब अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो सन से आती हैं, जो ओजोन लेयर उनको ऑब्जर्व करती है, लेकिन ओजोन लेयर के डिप्रेशन के कारण जो अल्ट्रावायलेट रेज जमीन पे आ जाती है तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो वो इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है, और जो स्किन कैंसर अपना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है।
तो ये दो इसके मेन वो है कि मतलब कि स्किन कैंसर, मेनली स्किन कैंसर, उसके बाद जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए इसको भी डैमेज करती है, ठीक है। तो एक ऑप्शन हो जाएगा अपना फर्स्ट और 3, यानी कि सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है, ठीक है। रेस्पिरेशन का मैंने आपको अच्छे से बताया था सारा कुछ कि कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है, क्या क्या काम होता है, ठीक है। वैसे अब आपसे प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए इस तरह क्वेश्चन में, सभी के सभी आपने करने होने थे अगर आपने अच्छे से वीडियो ध्यान से देखा हुआ होगा तो, ठीक है। तो जैसे मैं ऑप्शन ही पढ़ रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट आंसर, द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द एल्वेलोई। एल्वेलोई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से इसके अंदर आती है एल्वेलोई के अंदर, और एल्वेली से वापसी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वेलोई के अंदर, ठीक है। बाकी ये इसके अलग अलग दे रखे ऑप्शन जो सारे के सारे गलत है। ऑप्शन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखा, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स अपवर्ड मूव अपवर्ड एंड डायफ्राम राइज्ड, ठीक है। मतलब इनहेलेशन का मतलब सांस अंदर लेते टाइम, तो वहाँ सांस अंदर लेते टाइम जो मतलब डायफ्राम है वो सीधा हो जाता है, ठीक है। ऐसे करते हैं हम, ठीक है, और चपटा हो जाता है, और मतलब ये मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसने दे रखा है अपवर्ड, राइज अपवर्ड, डायफ्राम अपवर्ड हो जाता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन डाउनवर्ड हो जाता है, वो प्लेन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे रखा है इसने, हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन O2। CO2 से ज्यादा एफिनिटी नहीं होती हीमोग्लोबिन की, CO2 300 गुना ज्यादा तगड़ा बॉन्ड बनाता है हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के मुकाबले, हीमोग्लोबिन से 300 गुना ज्यादा तगड़ा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया इसका। और नेक्स्ट इसने लास्ट वाला देखा है, एल्वेलोई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं करती, मतलब कि वो इनहेलेशन के लिए मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेने के टाइम एरिया इंक्रीज करती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एल्वेलोई, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा प्रोड्यूस नहीं होता। ये मैंने आपको वीडियो करवाई थी, उसके टाइम बहुत जोर दे के करवाया था मैंने क्वेश्चन की किस तरह से होती है सारी रिएक्शन। C6H12O6 एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या क्या बनता है, C2H5OH प्लस में CO2 और प्लस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ये बनते हैं, ठीक है। मैंने करवाया था नहीं आपको अच्छे से। तो इसके अंदर देखो ऑप्शन के अंदर क्या क्या दे रखा है, कौन से नहीं बनते पूछा है, नॉट प्रोड्यूस, ठीक है। तो अल्कोहल है पहला, C2H5OH ये बनता है। अच्छा नेक्स्ट H2O नहीं बनता इसके अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा H2O। वाटर एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान नहीं बनता है, CO2 ही बनता है और ATP के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं इसके अंदर। अच्छा एरोबिक के अंदर कितने बनते हैं, 38 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, कितने मॉलिक्यूल याद रखना, कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। इनमें से कौन सा हार्मोन है आयोडीन, इनमें से कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन जरूरी होता है, ठीक है। तो आयोडीन के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए जरूरी होता है आयोडीन। थायराइड नाम का रोग हो जाता है, मतलब डिजीज हो जाती है अपने गले के अंदर थायराइड, तो उसके लिए आयोडीन ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आयोडीन की प्रेजेंस में काम करता है थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्मोन वाले मैंने अच्छे से करवा दिए थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इज लार्ज इन यंग चाइल्ड बट श्रिंक आफ्टर प्यूबर्टी। मतलब जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो वो ग्लैंड वो ज्यादा बड़ी होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो ग्लैंड है वो छोटी होती जाती है, श्रिंक होती जाती है, ठीक है। तो वो कौन सी ग्लैंड होती है, वो होती है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा बड़ी साइज की होती है, बड़े होते जाते हैं, एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका साइज रिड्यूस होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट शो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। थिग्मोट्रोपिज्म कौन सा होता है, थिग्मोट्रोपिज्म होता है जो टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हम टच करते हैं तो मतलब रिस्पॉन्स करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो टाइप का होता है, मैंने आपको अच्छे से करवाया था, ठीक है। तो थिग्मोट्रोपिज्म के लिए कौन सा होता है, टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसने देखा है जैसे इनमें से टेंड्राइल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। टेंड्राइल है वो टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब which of the following is correct order of correct sequence of air passage during inhalation। इनहेलेशन के दौरान मतलब सांस अंदर लेने के टाइम कौन सा इनमें से पैसेज करेक्ट है, ठीक है। ये सारा पैसेज मैंने आपको अच्छे से करवाया था, ब्लड वाला, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला भी, अच्छा जो किडनी वाला है वो भी करवाया था, अच्छा ये रेस्पिरेशन वाला भी करवाया था, सारे के सारे मैंने पैसेज ये जरूर अच्छे से करवाए थे आपको। और जो अपना
एक्सोन वाला है वो भी करवाया था मैंने आपको, नर्वस सिस्टम वाला, ठीक है। तो ये सारे पैसेज आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। तो इसके अंदर दे रखा है, जैसे मैं सीधा ऑप्शन पे चल रहा हूँ। नोस्ट्रिल होता है सबसे पहले, उसके बाद फेरिंग्स, अपना पहले नाक आती है, नोस्ट्रिल, ये आप याद कर लेना इसको, आप बोल रहा हूँ मैं। नोस्ट्रिल सबसे पहले, नाक जो अपनी होती है नोस्ट्रिल, ठीक है। इसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए और इसके एस्पिरेशन के लिए, फेरिंग्स। उसके बाद लैरिंग्स आता है, जो अपना कंठ बोलते हैं इसको हिंदी में, लैरिंग्स। और उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया, और उसके बाद एल्वोलाई या फिर लंग्स वगैरह, ये सारे मैंने अच्छे से, मतलब और भी इसके डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट वो भी मैंने आपको करवाए थे, ठीक है, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर। तो एल्वोलाई तक हो गया इसका। नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और एल्वोलाई, ये होता है पैसेज। पहले नोस्ट्रिल, फिर उसके बाद लैरिंग्स आता है, ये अपना फेरिंग्स आता है, कॉमन पैसेज होता है फूड और रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद लैरिंग्स आता है, कंठ होता है। उसके बाद ट्रैकिया, और फिर ये देखा इसने एल्वोलाई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये अपना हार्ट वाला पैसेज पूछ रखा है, हार्ट के अंदर कौन सा किस तरह से पैसेज होगा, मतलब ट्रांसफर होगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज प्रेजेंट करेक्ट ब्लड फ्लो पाथवे इन पल्मोनरी सिस्टम, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर कौन सा पाथवे इनमें से करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, देखो जैसे मैं ऑप्शन पे चल रहा हूँ, डी ऑप्शन है इसका, राइट वेंट्रिकल। ये मैंने आपको करवाया था इस तरह से, ये राइट वेंट्रिकल, पहले राइट वेंट्रिकल और फिर पल्मोनरी, ये हो गया अपना राइट, ये लेफ्ट, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से जाएगा ये कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा इस आर्टरी के अंदर, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से करवाया था कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा आर्टरी है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, फिर ये लंग्स में जाएगा, यहाँ से लंग्स के द्वारा, फिर ये पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आएगा। इसके अंदर क्या आएगा, ये पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आएगा ये। और फिर ये किसके अंदर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम हो गया अपना, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम। फिर इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर ये वेना का जो क्या होती है इसको, महाधमनी, ठीक है, इसके अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी मैंने अच्छे से करवा दिया था आपको अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से इसका पैसेज आपको अच्छे से सभी का ध्यान होना चाहिए। बाकी इसके आंसर की बनाते रहना आप, साथ साथ में नोट करते रहना, और कौन से क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब द रूट ऑफ ए प्लांट इज, इनमें से मतलब कि जो रूट ऑफ प्लांट है इसकी ये प्रॉपर्टीज दे रखी है, तो कौन सी करेक्ट प्रॉपर्टीज है, रूट है वो कौन सा प्रॉपर्टी शो करती है इनमें से। जैसे इसके अंदर दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पॉजिटिव फोटोट्रोपिक बट नेगेटिव जियोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक के लिए रूट है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। इसने पॉजिटिव दे रखा है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट पे चलो, नेगेटिव फोटोट्रोपिक सही है। फोटोट्रोपिक मतलब जो लाइट के अपोजिट चलती है, आपको पता है मैंने आपको करवाया था। जैसे ऐसे लाइट आ रही है तो रूट है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। अगर अपवर्ड मूव कर रही है तो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड कर रही है तो नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म ठीक है, बट पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म मैंने बताया, जैसे हम यहाँ से वाटर डाल रहे हैं और रोज, तो जो रूट है वो इस तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म एंड पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखो इसके अंदर एक और ऑप्शन दे रखा है, सेकंड वाला ऑप्शन है, ये मैंने पहले थर्ड वाला पढ़ दिया। सेकंड वाला देखो, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म मतलब अर्थ जो अपना फोर्स लगाती है, जियोट्रोपिक ग्रेविटेशनल फोर्स उसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो मतलब रूट डाउनवर्ड मूव करती है तो वो पॉजिटिवली मूव करती है, बट नेगेटिव फोटोट्रोपिक ये मैंने आपको अभी भी बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी करेक्ट है, सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म बट पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, ये भी वाला अपना गलत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सेकंड एंड थर्ड, यानी कि बी वाला, बी पार्ट हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब वन ऑफ द फ्लोइंग प्लांट हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर द फिनोमेना ऑफ फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट। प्लांट के अंदर फोटोट्रोपिज्म का जो फिनोमेना है वो कौन सा, इनमें से कौन सा हार्मोन शो करता है, वो करता है ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन, जैसे लाइट आ रही है, जैसे लाइट आ रही है इस टाइप, तो जो ऑक्सिन हार्मोन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। लाइट इस तरफ, अगर प्लांट इस तरफ मुड़ रहा है तो रूट है वो इसकी इस तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, फोटोट्रोपिज्म के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, मैरी इज अबाउट टू फेस एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू फेस करी है, बट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मिनट बिफोर इंटरव्यू शी एक्सपीरियंस स्वेटिंग, इंक्रीजिंग रेट ऑफ हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज रेस्टलेसनेस। ठीक है, तो उसके अंदर मतलब वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है इस कंडीशन में, जब वो इंटरव्यू देने जाती है तो उसकी नर्वस हो जाती है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीना आ जाता है उसको, तो ये मतलब जो नर्वस होने के कारण हो जाती है, तो इमरजेंसी उसकी कंडीशन उसको फील होने लगती है, तो उस केस में उसके लिए एड्रेनल ग्लैंड और नॉन एड्रेनल हार्मोन, मतलब एड्रेनल और नॉन एड्रेनल हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको, मतलब कि नॉर्मल करने के लिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको। अच्छा, नेक्स्ट देखो, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स एन आर्क गिवन बाय, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था कि जो रिफ्लेक्स ऑफ एक्शन है इसका जो किस तरह से प्रोसेस चलती है, किसके द्वारा कौन सा आता है। ठीक है, कौन सी ऑर्गन है, कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। ठीक है, तो इसमें जो 5 ऑप्शन दे रखे हैं इसने, पांचों को आपने सीक्वेंस में लिखना है कौन से आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो जो सबसे पहले देखो इसके अंदर आएगा सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर लगे होते हैं स्किन के अंदर, वो सेंस करते हैं। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन उसको मतलब मॉडिफाई करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन के बाद वो जाते हैं, फिर सेंसरी न्यूरॉन के बाद जाते हैं वो इंटरन्यूरॉन। ठीक है, इंटरन्यूरॉन कनेक्ट होते हैं सेंसरी न्यूरॉन से इंटरन्यूरॉन के द्वारा, और इंटरन्यूरॉन से फिर जाएगा मोटर न्यूरॉन, जो उसको मतलब रिफ्लेक्स आर्क को उसको कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, मतलब उसको सिग्नल के लिए रिस्पॉन्स जो देगा उसके थ्रू होगा मोटर न्यूरॉन, और उसके बाद लास्ट में इफेक्टर ऑर्गन, जो मतलब जहाँ पे इफेक्ट हुआ है ऑर्गन का, उस तक वो सिग्नल आ जाएगा, और फिर वो मतलब उसके लिए काम करेगा उसी तरह से। ठीक है, जिस तरह से सिग्नल मिलेगा आगे से, जैसे हाथ हटाना है तो हटाना है, लगाना है तो लगाना है। आगे बात सुने। अच्छा, नेक्स्ट देखो, द ब्लड लिविंग टिश्यू बिकम रिचर इन, मतलब जो अगर कोई ब्लड है वो टिश्यू से रिच कर रहा है, मतलब निकल रहा है किसी टिश्यू में से, तो वो किस में रिच होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेके जाएगा टिश्यू में से भी, किसी भी टिश्यू में से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा ब्लड, और ऑक्सीजन उसको देके जाएगा। ठीक है, तो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिन का कौन सा करेक्ट पाथ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने करवाया था आपको। इसके अंदर भी कैसे होगा, सबसे पहले देखो, ये किडनी होती है अपनी, किडनी के बाद ये होता है यूरेटर, ये होते हैं यूरेटर, 2 होते हैं नंबर में यूरेटर के बाद ये ब्लैडर आ गया अपना, यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद ये अपना यूरेथ्रा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन देगा, किडनी, फिर यूरेटर, फिर ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा। ठीक है, आगे आपको समझ, मैंने आपको करवाया था पहले भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने वीडियो में करवाया ना, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। वैसे आपको पता चल रहा होगा 30 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर करवा दिया, कितने टॉपिक्स है उसके अंदर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वीएलडी के लिए, जो मतलब कि बहुत आवश्यक है, जो मतलब कि जो क्रीम वगैरह होती है ना, क्रीम, किसी दूध में से हम क्रीम निकाल लेते हैं, तो वो सारा कुछ डाटा है उसके अंदर। ठीक है, तो आपको वो मतलब थोड़ा सा सीरियस ले लेना उनको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फ्लोएम टिश्यू इज इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, मतलब फ्लोएम होते हैं टिश्यू के अंदर, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं प्लांट के अंदर, जो मतलब फूड का ट्रांसलोकेशन करते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम होता है वो शुगर या फिर जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, और जो जाइलम होता है वो न्यूट्रिएंट्स, जो वाटर को ही करता है, मेनली वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स गुड़े होते हैं, तो उसका ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। ठीक है, तो इसको इसने फ्लोएम पूछा है, फ्लोएम के अंदर इसके अंदर फूड लगे हैं, फूड के तौर पे इसने दे रखा शुगर दे रखा हो, ग्लूकोज दे रखा हो, इस तरह के जो मतलब ऑप्शन दे रखे, तो आप उसको ये आंसर लगाओगे। ठीक है, तो शुगर इसका आंसर हो जाएगा फ्लोइंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग के द्वारा कौन सा रिप्रोड्यूस नहीं होता है इनमें से, तो बडिंग के द्वारा कौन सा नहीं होता है इसमें, पहले देखो यीस्ट होता है, उसके बाद हाइड्रा भी होता है। अच्छा, यीस्ट और हाइड्रा दोनों बडिंग के द्वारा होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, मैंने करवाया था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यीस्ट थोड़ा सा ये होता है कि यूनिसेलुलर होता है, और हाइड्रा होता है ये मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर होता है हाइड्रा, तो अगर यूनिसेलुलर पूछ रखा हो तो आपको यीस्ट लगाना है, वरना मल्टी सेलुलर के लिए आपको हाइड्रा लगाना है। ठीक है, तो बडिंग पूछ रखा होगा, इसने नॉट बडिंग पूछ रखा है, तो इसके आंसर हो जाएगा अपना जो अपना स्पंज है, वो नॉट बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म अकर्स इन,
एग और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है, ठीक है। मैंने आपको करवाया था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि कभी भी फर्टिलाइजेशन होता है, उसके लिए टाइम पीरियड होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन होती है, सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो रिप्रोडक्शन के अंदर, वो फर्टिलाइजेशन ही होती है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको करवाया था, जैसे ये ओवरी होती है अपनी दो, ये अपना यूट्रस, ठीक है। रफ फिगर बना रहा हूँ मैं, ऐसे ज़्यादा इमोशनल मत हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर होती है ये ओविडक्ट, ओविडक्ट बोल देते हैं इसको, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब भी बोल देते हैं इसको। तो इसके अंदर होता है जो ये एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन, यहाँ से अपना स्पर्म आएगा और यहाँ से एग आके यहाँ पर होता है ओविडक्ट, ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, ठीक है, दोनों साइड। ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं एम्पुला जंक्शन बोलते हैं इसको, एम्पुला जंक्शन, इस तरह से, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, एम्पुला इस्थमस जंक्शन इस तरह से बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये मोड सा होता है, यहाँ पर होता है ओविडक्ट के अंदर, याद रख लेना आप, ओविडक्ट इधर का है, फिर फेलोपियन ट्यूब इस ट्यूब के अंदर होता है फर्टिलाइजर, ठीक है। वरना तो फिर वो सक्सेस नहीं होगा अभी, वैसे वो तो कहीं भी सकता है लेकिन सक्सेस नहीं होगा, लेकिन ओविडक्ट आएगा, मतलब करेक्ट सेंस में अगर हम नॉर्मल बात देखें तो। वैसे तो एक्सेप्शन तो पता है, बायोलॉजी एक्सेप्शन की भरी हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ओविडक्ट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ट्रांसमिटेड वायरल डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी इनमें से? तो सारी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, गोनोरिया हो गया, सनेप्सिस होगी, एड्स होगी, ये सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, सेक्स के द्वारा ट्रांसमिट होती है। अच्छा नेक्स्ट देखो, आर्क्योप्टेरिक्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, आर्क्योप्टेरिक्स किस किस के बीच में? जो रेप्टाइल होते हैं, जो रेंग के चलते हैं अपने, रेप्टाइल एंड बर्ड, मतलब कि जो रेंग के चलने से सीधा डायरेक्ट उड़ने के ऊपर बात आती है। जैसे मेंढक है वो ऐसे जंप करता करता चलता है, तो वो डायरेक्ट उड़ने यानी पक्षी बन जाते हैं। तो उनका मॉडिफाइड, उनके बीच की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं आर्क्योप्टेरिक्स इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल टू बर्ड, ठीक है, कनेक्टिव लिंक होता है आर्क्योप्टेरिक्स, ठीक है। इनके बीच की स्टेज होती है, जो रेप्टाइल से बर्ड बनने की जो प्रोसेस है, जो इवोल्यूशन के दौरान, तो उसके बीच की स्टेज होती है, इसको बोलते हैं आर्क्योप्टेरिक्स होते हैं एनिमल्स अपने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गन इन टू ऑर्गेनिज्म इंडिकेट दैट दे आर नॉट derived फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। कॉमन एंसेस्टर के लिए कौन से क्या पता चलता है कि कॉमन एंसेस्टर से है? तो होता है होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब है जिनकी इंटरनल स्ट्रक्चर सेम हो। मैंने आपको बताया था होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के दौरान क्या क्या होते हैं। तो जो मतलब जिनकी इंटरनली सेम होती है, जैसे अपने हाथ लगा लेते हैं हम अपने ह्यूमन के हाथ, और जो घोड़े के पैर होते हैं अगले वाले, तो उसके अंदर देखोगे जैसे अपने अंदर होती है रेडियस, अल्ना, कार्पल, ये जितने भी मतलब फिंगर्स होती हैं, तो उसी तरह की जो हड्डियां हैं वो हमें घोड़े के अंदर भी देखने को मिलती है, जो उसकी स्कैपुला होगी, रेडियस होगी, अल्ना होगी, ठीक है। तो ये जो अपनी फीमर होगी, ठीक है, और ह्यूमरस होगी, ये सारी की सारी हड्डियां हैं, उनके अंदर भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इंटरनली वो सेम दिखाई, इंटरनली सेम है, लेकिन बाहर से उनके काम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि घोड़ा है वो चलने के लिए काम करता है, लेकिन ह्यूमन है वो अपने हाथों से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम कर सकता है, ठीक है। तो मतलब जिनका काम चाहे बेशक सेम ना हो, लेकिन जिनकी अंदर से स्ट्रक्चर सेम हो, और वो जो मतलब पुराने टाइम में वो एक ही चीज़ थी, मतलब कि बाद में मॉडिफाई होकर कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, तो इवोल्यूशन के दौरान, ठीक है। तो वो होते हैं होमोलोगस ऑर्गन, और जिनका मतलब काम तो सेम है, जैसे मक्खियाँ हो गई और पक्षी हो गए, दोनों काम तो उड़ने के लिए कर रहे हैं अपने पंखों का, लेकिन जो मक्खियाँ आती है उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि जो पक्षियों के पंखों से वो मेल खाए, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से वो होते हैं एनालोगस ऑर्गन, ठीक है, जिनका काम तो सेम होता है, लेकिन जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर उनकी उत्पत्ति है वो सेम तरह से नहीं हुई है। आगे बस तो ये होते हैं अपने एनालोगस ऑर्गन। तो इसने नोट पूछा है, नोट सेम, नोट ड्राइव फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, तो नोट के लिए आप में कौन सा लगाएंगे? एनालोगस ऑर्गन लगाएंगे, ठीक है। और सेम पूछ रहा था तो इसने बोलेंगे हम क्या लगाएंगे इसके अंदर? होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल मेटल। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, वैसे तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल सारे का मतलब सभी को पता होता है, लेकिन इसने पूछा नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल। पहला नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल, और उसके बाद नोट लगा दिया इसने, इसका मतलब बायोडिग्रेडेबल,
आगे समझ, देखो किस तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बताना है इनमें से कौन सा है। एल्यूमिनियम फॉयल है, नहीं है। प्लास्टिक स्कूल बैग है, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसके बाद इन्हें देगा जूट कैरी बैग, ठीक है, सी वाला ऑप्शन है। तो जूट कैरी बैग है, ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं। आगे क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट देखो, सारा डेजर्ट वाज फॉर्म्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी ऑफ मैन। मैन की कौन सी अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी के कारण सारा डेजर्ट का निर्माण हुआ है? तो एक्सेसिव किलिंग ऑफ कार्निवोर्स, जो मतलब जो भेड़ बकरियों को, हिरण वगैरह खाते थे, उनका ज़्यादा शिकार किया गया। इस वजह से जो घास फूस खाने वाले जो जानवर है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गए। इस वजह से फिर जो घास है वहाँ से खत्म हो गया और डेजर्ट का निर्माण हो गया वहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा? एक्सेसिव किलिंग ऑफ लार्ज कार्निवोर्स, ठीक है। या आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते रहना, थोड़ी थोड़ी जनरल नॉलेज भी पूछ रखी है थोड़ी बहुत। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग आर डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स कौन सा आता है इनमें से? तो डेट्रीवोर्स में बता दो आपको, डेट्रीवोर्स जैसे मृत जो मर जाते हैं जो एनिमल्स, उनको खाने के लिए ओमनिवोर्स होते हैं ना, वो होते हैं, मर जाते हैं तो उनके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनको खाते हैं। तो उससे पहले जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं डेट्रीवोर्स, ठीक है। तो डेट्रीवोर्स के लिए क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर देखो। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म भी डेट्रीवोर्स के अंदर आता है, जो मतलब मिट्टी को खोदता चलता है, आपको देखा होगा अर्थवॉर्म खेतों में होता है मेनली। अच्छा वुड लाइस होता है, सी कुकुम्बर होता है, और टर्मिट्स, ये तीनों मतलब चारों सभी के सभी ये डेट्रीवोर्स के अंदर ही काउंट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ना ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सारे के सारे ये डेट्रीवोर्स होते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो, इफ द एनर्जी अवेलेबल एट प्रोड्यूसर लेवल ए फूड चेन इज 150 जूल, हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर तक कितनी एनर्जी पहुंचेगी, ये पूछ रखा है इसके इसमें। तो देखो सबसे पहले इसने रखा है 150 जूल प्रोड्यूसर लेवल पे प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। प्रोड्यूसर के बाद फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, इस तरह से आएगी, ठीक है। फूड चेन हाउ मच विल बी ट्रांसफर टू टर्शरी कंज्यूमर पूछा है, इसके ऊपर कितना आएगा, ठीक है। तो 10% अलाव के हिसाब से फर्स्ट कंज्यूमर के पास कितनी आएगी 15, इसके पास कितनी आएगी 1.5 और इसके पास कितनी आएगी 0.15, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर के पास कितनी आएगी 0.15, ठीक है। एक एक पॉइंट सर करते जाओ आप आगे आगे, तो ये आ जाएगी इसके आंसर। इसका आंसर देखा ये डी वाला, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा इसका 0.15 जूल ट्रांसफर होगी टर्शरी कंज्यूमर तक, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना, सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद शुरू होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर किस तरह से होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है, एक डायरेक्शन में चलती है। ऐसा नहीं कि सांप को मतलब जैसे मेंढक को खा लिया सांप ने खा लिया, ठीक है, सांप ने खा लिया मेंढक को और इसको एनर्जी मिलेगी मेंढक से सांप को। ऐसा नहीं कि सांप को अगर मेंढक दोबारा खा लेगा तो उसको वापसी एनर्जी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल होती है इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट देखो, वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ। कौन से मंथ के अंदर वन महोत्सव मनाया जाता है? तो मैंने जुलाई के अंदर मनाया जाता है वन महोत्सव। जुलाई और फरवरी दे रखे इसके अंदर ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन रहेगा फरवरी और जुलाई। तो हम इसको ए वाला ऑप्शन लगाएंगे, फरवरी एंड जुलाई मंथ के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है वन महोत्सव, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, एसिड रेन इज ड्यू टू। एसिड रेन किसके कारण होती है? एसिड रेन ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन के कारण होती है, ठीक है। सॉरी, तो एसिड रेन किसके कारण होती है? सल्फर एंड नाइट्रोजन के कारण, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, द लैम्प इन ए हाउस होल्ड सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज। जो जो अपने हाउस होते हैं नॉर्मल, उनके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन किया होता है। सभी जितने भी उपकरण होते हैं अपने इसके अंदर डिवाइस होते हैं, सभी का पैरेलल के अंदर कॉम्बिनेशन किया होता है। आपको पता हो हाउस के अंदर किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, तो पैरेलल होता है, ठीक है। तो पैरेलल क्यों होता है? क्योंकि अगर बीच में से अगर एक चीज खराब भी हो जाए तो आगे वाली चीजें चलती रहे। जैसे कि 3 बल्ब लगा रखे हैं हमने पैरेलल के अंदर, इस तरह से पैरेलल के अंदर अगर 3 बल्ब लगा रखे हैं और बाई चांस ये वाला बल्ब खराब भी हो जाए तो भी ये दोनों चलते रहेंगे, इसीलिए पैरेलल के अंदर कॉम्बिनेशन किया जाता है हाउस के अंदर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इफ वन लैम्प फेल्स देन द अदर रिमेन्स लाइट, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन देखा इसके अंदर,
वन लैंप अगर एक मतलब खराब भी हो जाए तो बाकी भी चलते रहे, इसलिए पैरेलल के अंदर कम्बिनेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बाय 6 वोल्ट बैटरी एंड 0.5 एम्पियर लैंप। ठीक है, ये दे रखा है, थोड़ा सा डाटा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाया भी था शायद ये। 6 वोल्ट बैटरी दे रखी है, वोल्ट की वोल्टेज कितनी दे रखी है 6 वोल्ट, और इसमें दे रखा है करंट दे रखा है आई 0.5 एम्पियर। ठीक है, यूनिट से पता चलता है कि ये करंट दे रखा है, क्या दे रखा है, एम्पियर कितना दे रखा है। इसमें पूछा क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी पूछा है इसमें। एनर्जी किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है अपनी वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम। ठीक है, VIT। ठीक है, ये बड़ा फॉर्मूला आप लगाएंगे इसके अंदर, वोल्टेज और करंट और दे रखा है, टाइम भी पूछा है, मतलब 1 सेकंड के अंदर पूछा है इसमें, तो 6 इंटू 0.5 इंटू 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3.0। ठीक है, इतने जूल पर सेकंड। ठीक है, तो यानी कि एनर्जी कितनी हो जाएगी 3 जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी 1 सेकंड के अंदर, अगर ये दे रखी है अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उनकी प्रॉपर्टीज रखी है, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल टू वन अनदर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको पता है किस तरह से कोई मैग्नेट होती है, इस तरह से लाइट निकलती है, तो किस तरह से होती है। ठीक है, तो इसने बोला कि इंटरसेक्ट एट राइट एंगल टू वन अनदर, रॉन्ग आंसर इसका आंसर है। अच्छा, बी पूछ रहा है इंटरसेक्ट एट 45 टू ईच अदर, नहीं, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है एक दूसरे को कट करती नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डू नॉट क्रॉस वन अनदर। ठीक है, एक दूसरे को कट करती नहीं है, डू नॉट कट ईच अदर। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल सबसे सॉफ्ट सबसे सुटेबल होता है इनमें से। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन है वो सबसे सुटेबल मटेरियल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखा है, ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो फोर्स ऑन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो स्टेशनरी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, स्टेशनरी मतलब एक जगह पे पड़ा हुआ है एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, 0 फोर्स लगाएगा। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एसी ड्रेन, दैट इज, मतलब एसी ड्रेन के लिए कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं करता इसके अंदर, तो एसी ड्रेन के लिए कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं करता, कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल नेचर की होती है, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करती है इसके लिए। ठीक है, एसी ड्रेन के अंदर। ठीक है, बाकी ये सारे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, अब सोलर सेल आर मेड अप ऑफ, सोलर सेल किसके द्वारा बनी होती है। ठीक है, मेनली सोलर सेल के अंदर सिलिकॉन्स की होती है लेयर बनी होती है, तो ये मेनली सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो सोलर सेल आर मेड अप ऑफ फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं सोलर सेल के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर। ठीक है, तो इसने बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना है कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर के अंदर रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है एक लाइट, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि इसके 0 एंगल पे इंसिडेंट होगी तो ही वो रे ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 0 डिग्री के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब द फोकल लेंथ ऑफ स्मॉल कनकेव मिरर इज 2.5 सेंटीमीटर। In order to use concave mirror as dentist mirror, the distance of tooth from the mirror should be। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो मतलब मिरर वाला जो डेंटिस्ट है वो क्या देखेगा कि बड़े से बड़ा, जितनी बड़ी से बड़ी इमेज उसके उतनी बड़ी से बड़ी करने की कोशिश करेगा, तो इन्फिनिटी पे उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोकस के ऊपर रखना पड़ता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसने फोकस पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकस के ऊपर ही रखना है, तो कितनी डिस्टेंस पे रखेंगे हम 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर। आगे बस हमने, ठीक है, तो फोकस डिस्टेंस दे रखी है, फोकस के ऊपर हम उसको लोकेट करेंगे, इस वजह से ज़्यादा बड़ी से बड़ी इमेज हम उसकी देख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, देखो कैसे दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3/2। ठीक है, और आगे देखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। तो इसने पूछा क्या है,
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, पूछा इसने ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर यानी कि दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। किस तरह से करोगे आप, 3/2 इंटू डिवाइड करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, 9/8 यानी कि 1.2 कितना हो जाएगा, 8 बन जाएगा, 8 1 बच गया। अच्छा तो 1 से 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। 1.125 इस तरह सोल्व करोगे आप इसको, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये मैंने करवाया था। इस तरह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है। तो ध्यान से कर लेना आप इसको। नेक्स्ट देखो, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर, कनकेव लेंस पूछ रखा है। कनकेव लेंस इज ऑलवेज, कनकेव लेंस कौन सा आता है, ये वाला लेंस। कनकेव लेंस किस तरह की मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है, ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन 1 से छोटी, मतलब छोटी इमेज बनाता है लगभग, ठीक है। जो मतलब कन्वेक्स लेंस होता है वो छोटी बनाता है, बड़ी बनाता है और सेम साइज की बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना लेस देन 1 कनकेव, इसके लिए कनकेव लेंस के लिए, ठीक है। अगर कनकेव मिरर पूछ ले तो क्या आएगा, लेस देन 1, मोर देन 1 या फिर 1, ठीक है। कनकेव मिरर पूछ ले तो आगे बात समझे। वैसे मैंने ये भी अच्छे से करवाया था आपको, इन्हीं के ऊपर आएगा मेनली पॉइंट, जो मैंने आपको पॉइंट करवाया है वीडियो के अंदर, उन्हीं पॉइंट के अंदर आएगा आपके क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी वाले जाने क्या देंगे क्या नहीं। विद बोथ आइज ओपन ए पर्सन फील्ड ऑफ व्यू इज अबाउट, मतलब जो आदमी होता है उसका देखने का जो एरिया होता है वो फील्ड कितना होता है, ठीक है। दोनों आंखों के द्वारा, दोनों आंखों के द्वारा कितना होता है, 180 डिग्री। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है, 180 डिग्री। और एक आंख से पूछे तो कितना आएगा, 150 डिग्री। आगे बात समझे, 90 मत लगा देना, एक आंख से पूछ ले तो 90 आ गया, आता नहीं। एक आंख से पूछे तो 150 डिग्री और दोनों आंखों से पूछे तो 180 डिग्री। आगे बात समझे। नेक्स्ट देखो, द स्टार अपीयर्स हायर इन द स्काई देन दे आर एक्चुअली आर ड्यू टू, मतलब जो मतलब नॉर्मल डिस्टेंस है उनकी, उनसे भी ज़्यादा उच्च दिखाई देते हैं। तो किस कारण से दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता है लेयर्स होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, तो उनके रिफ्रैक्शन के कारण भी वो उनकी डिस्टेंस को डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर दिखाई देती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज, ये तो इम्पोर्टेंट इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। जनरेटर, जनरेटर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, जो मतलब आई लेंस की फोकल लेंथ है वो चेंज होती है, किसके द्वारा चेंज होती है, सिलियरी मसल्स होती है, वही फोकल लेंथ को चेंज करती है, मतलब लेंस को थिन या थिक बना के, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया था, थिन या थिन बना के जो आई की जो लेंस है उसकी फोकस लेंथ को मैनेज करती है, सिलियरी मसल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, ठीक है। ये तो बेस का वो है, डेफिनेशन होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बतानी है, एक्सोथर्मिक वो होती है जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस होती है, वो रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बाकी सारी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन दे रखी है इसने सारी सारी एग्जांपल में। अच्छा नेक्स्ट देखो, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन कहलाता है। आगे बात समझिए। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, दिस इज, ऑर्गेनिक एसिड नहीं है इनमें से कौन सा। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, जो मतलब हमें नेचर से एनिमल से प्राप्त होते हैं वो एसिड होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। और जो से मैन मेड बनते हैं केमिकल्स होते हैं वो उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड है वो, कार्बोनिक एसिड वो क्या है, नॉन ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड होती है कार्बोनिक एसिड। बाकी जो इथेनोइक एसिड है, अच्छा फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सारे के सारे में जो वनस्पति होती है वहाँ से मिलते हैं चीज़। जैसे इथेनोइक एसिड हमें सिरका में मिलता है, फॉर्मिक एसिड जो चींटी का डंग होता है उसमें अंदर सिट्रिक अम्ल होता है, जो ये नींबू होता है संतरा, इसके अंदर मिलता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। और कार्बोनिक एसिड ये किसके अंदर होगा, इनऑर्गेनिक एसिड होगा। नॉट पूछा है, नॉट ऑर्गेनिक, तो कार्बोनिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। दोबारा से भी याद कर लेना इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, बी स्टिंग कैन बी ट्रीटेड बाय, बी स्टिंग होती है जो पानी में दो होते हैं, इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। आपको पता है बी स्टिंग के अंदर जो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एसिड छोड़ती है अपनी स्किन के अंदर,
और एक होता है वास्प होता है जो अपना टाटिया बोलते हैं, तो येलो येलो कलर का होता है, तो वो बेस रिलीज करता है हमारी स्किन के अंदर। जो बी स्टिंग है वो एसिड रिलीज करती है, तो एसिड के लिए हमें बेस का यूज करेंगे हम इसके अंदर। तो बेस के तौर पे हमें क्या क्या दे रखा है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रखा है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये बेस है, वीक बेस है। वैसे इसमें एक और दे रखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी दे रखा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये हमारे लिए युक्त मतलब ठीक नहीं रहेगा, हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वीक बेस है, इसको हम यूज कर सकते हैं बी स्टिंग के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट देखो द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स पी क्यू आर एस, ये 4 एलिमेंट दे रखे हैं और इनके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं, जैसे क्या क्या दे रखे हैं, 6 दे रखा है, 10 12 एंड 17 पी क्यू आर एस, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। इसने पूछा कोवलेंट कंपाउंड कौन सा बनाएगा। कोवलेंट कंपाउंड कौन सा बनाता है, शेयरिंग के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन जो कंपाउंड बनते हैं शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स के शेयर के द्वारा वो बनाते हैं अपने कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड के तौर पे आप देखोगे ये 6 एलिमेंट है, तो इसके अंदर 2 और 4 बच जाएगा, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसके अंदर -1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है। ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ठीक है। तो जो ये कार्बन हो जाएगा, ये क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन मिलके बनाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये कोवलेंट कंपाउंड होता है, इस तरह के बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पी और एस, कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। मेनली आप यही देखोगे कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो नॉन मेटल के अंदर ही बनते हैं मेनली, ठीक है। नॉन मेटल के अंदर ही पास मतलब पास के जितने भी एलिमेंट होते हैं पास के, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन हो गया, इस तरह के जो मतलब पास के एलिमेंट हो गए उनके अंदर ही बनेगा, ठीक है, मेनली। ठीक है, शेयरिंग के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, शेयरिंग के द्वारा जो बनेंगे वही बॉन्ड हो गया कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो द मॉलिक्यूल हैविंग ट्रिपल बॉन्ड इन देम, ट्रिपल बॉन्ड किसके अंदर है, नाइट्रोजन के अंदर। आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन के अंदर और इथीन के अंदर, इसने बोल रखा है ऑप्शन के अंदर इथीन और नाइट्रोजन, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन आपको पता है N2 इस तरह से बॉन्ड होता है, N1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन के अंदर, और इसमें दे रखा है एक और इथाइन, इथाइन यानी कि C2H2, C2H2 इस तरह का बॉन्ड होता है इथाइन के अंदर, ठीक है। इस तरह से करना है आपको ये। अच्छा नेक्स्ट देखो इन स्टेनलेस स्टील एलॉय आयरन मेटल इज मिक्स्ड विद, ठीक है। तो आयरन मेटल किसके स्टेनलेस स्टील के अंदर होते हैं, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन, ठीक है। ये 3 एलिमेंट होते हैं जो स्टेनलेस स्टील के अंदर। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है बी वाला, क्रोमियम और निकल दे रखे 2 ऑप्शन, कार्बन में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम इसका आंसर लगाएंगे बी, क्रोमियम एंड निकल आएगा इसमें। नेक्स्ट देखो ए सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस का, ठीक है। रोस्टिंग प्रोसेस का यूज करते हैं हम सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय वॉलर फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड अमोनियम साइनेट वाज, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बताना है जिन्हें वॉलर ने प्रोड्यूस किया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो यूरिया था, ठीक है। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको पहले भी सुना होगा, ठीक है, जनरल क्वेश्चन है। तो इसके अंदर यूरिया आंसर हो जाएगा, यूरिया से प्रोड्यूस किया था पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अमोनियम साइनेट था ये, अमोनियम साइनेट NH2Cl, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो अब वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रोप कौन सा नहीं है इनमें से। कार्बन के 3 एलोट्रोप मैंने बताए थे, डायमंड, ग्रेफाइट और बैकमिस्टर फुलरिन, ठीक है। बैकमिस्टर फुलरिन ने बनाया था ये, बैकमिस्टर फुलरिन 60 कार्बन थे इसके अंदर। तो इसने सी ऑप्शन दे रखा है क्यूमिन है, ये एलोट्रोप नहीं होता कार्बन का, ठीक है। नेक्स्ट देखो द फ्यूल वाज यूजुअली बर्न विद ए ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम के साथ कौन सा फ्यूल यूज बर्न होता है, तो LPG है वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो द 3 एलिमेंट्स हैविंग केमिकल सिंबल ऑफ सिलिकॉन, ब्रोमियम एंड जर्मेनियम, SI B एंड G सिंबल दे रखे हैं। तो ये क्या होते हैं, सारे मेटलोइड है, ठीक है। ये मेटलोइड जरूर याद रखना, आप 9-10 है सारे आपको सिंबल और उनके ये जरूर याद रख लेना मेटलोइड, ठीक है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसे आपका ऑप्शन के अंदर बोर और मोजले 2 ऑप्शन है बन रहे हैं इसके, आपको पता है आपको NCERT के अंदर ऐसा लिखा है हेनरी मोजले ने प्रोड्यूस किया है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और एक बोर भी आ जाता है इसको, ठीक है। तो अगर
हेनरी मोजुले दिया हो ऑप्शन में तो आपको हेनरी मोजुले लगाना है, अगर हेनरी मोजुले नहीं दिया हो तो आपको बोर मॉडल लगाना है। ठीक है, बोर के मॉडल मतलब काफ़ी हेल्पफुल है वो, अभी भी हम बोर मॉडल को यूज़ करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नए एलिमेंट की प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बोर। नेक्स्ट देखो, द एलिमेंट विच फॉर्म बेसिक ऑक्साइड हैज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ। बेसिक ऑक्साइड कौन से बनाते हैं, मैंने आपको बताया जो मेटल होते हैं फर्स्ट ग्रुप के सेकंड ग्रुप के सारे बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो नॉन मेटल होती है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो मेटल देख लो आप इनमें से कौन सा है। 18 नंबर पे तो जो वो हो गया ऑर्गन हो गया। ठीक है, ऑर्गन ही होता है ना, हाँ ऑर्गन हो गया। 18 नंबर पे तो हो गया ये तो होगी। अच्छा 17 पे क्लोरीन हो गया, ये भी नहीं है। 14 पे भी नहीं है, और 19 पे ये है अपना पोटाशियम। पोटाशियम जो है बेसिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 2018 का क्वेश्चन पेपर अपना कंप्लीट हो गया है। होप आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी हद तक आपको पैटर्न का पता चल गया होगा। पक्के आपको थोड़ा बहुत पैटर्न 2019 के क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा चेंज था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लिया था, उस टाइम 10वीं बेस पे फर्स्ट टाइम ही किया था 10th बेस पे, तो उसके बाद फिर और मॉडिफाई हुआ था। 2019 का क्वेश्चन पेपर भी हम करेंगे, उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि नेक्स्ट टाइम। वैसे तो मेरे हिसाब से तो 2019 के क्वेश्चन के हिसाब पेपर के हिसाब से ही आने वाला है इस पर भी, क्योंकि उसके अंदर मेनली जो आर्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स वाले हैं, उन सभी का भी ध्यान रख के वो क्वेश्चन पेपर बनाया गया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो उसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा। बाकी जो जो मतलब पॉसिबिलिटीज़ थी क्वेश्चन पेपर बनने की वो मैंने मतलब कवर कर लिया लगभग। ठीक है, मैं मतलब मैक्सिमम हमारा कवर है सिलेबस के ऊपर, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। बाकी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी टाइम है हमारे पास। जिसने नहीं किया तो अभी डेली एक दो चैप्टर चेपते जाओ आप। ठीक है, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।